नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के गृह मंत्री और भाजपा के उल्लेखनीय रणनीतिकार अमित शाह की। अमित अनिल चंद्र शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता अनिल चंद्र शाह प्लास्टिक पाइप का कारोबार करते थे, लेकिन कुछ समय बाद पूरा परिवार गुजरात के एक छोटे से कस्बे मनसा में आकर बस गए। यहाँ की गलियाँ, मिट्टी और सादगी ने अमित शाह के बचपन का आकार दिया। खेल कूद के बीच वे अक्सर बुजुर्गों से भारतीय ग्रंथों और कहानियों को सुनते थे। यही कहानियाँ उनके भीतर राष्ट्र और समाज के लिए कुछ करने की ज्वाला भरती गई। बचपन से ही अमित शाह में एक अलग जिज्ञासा थी। साधारण बच्चों की तरह खेलते थे तो जरूर, लेकिन सवाल भी बहुत पूछते थे। जब वे बड़े हुए तो परिवार अहमदाबाद चला गया। वहाँ उन्होंने CU शाह साइंस कॉलेज से बायोकेमिस्ट्री में पढ़ाई शुरू की। साथ साथ वे परिवार के कारोबार में हाथ बटाने लगे, लेकिन जीवन की असली दिशा विज्ञान और व्यापार में नहीं था। उनका मन लगातार किसी और खींचा जा रहा था, समाज, संगठन और राजनीति की ओर। यही वह मोड़ था जहां से शुरू हुई उस अमित शाह की कहानी जिसे आज पूरा देश रणनीतिकार और गृह मंत्री के रूप में जानता है। अहमदाबाद के दिनों में जब अमित शाह कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, तभी उनकी मुलाकात हुई राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से। अमित शाह भी 16 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जाने लगे। सफ़ेद शर्ट और खाकी निक्कर पहनकर जमीन पर बैठकर प्रार्थना करते हुए वहां अमित शाह ने पहली बार महसूस किया कि संगठन ही असली ताकत है। शाखा में उन्हें सिर्फ राष्ट्रभक्ति के गीत ही नहीं सिखाए गए, बल्कि अनुशासन, संयम, समय की पाबंदी और टीम वर्क भी सिखाया गया। धीरे धीरे वे नियमित स्वयंसेवक बन गए। कॉलेज में ही साल 1983 में वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP से जुड़े। यहीं से अमित शाह की राजनीति की सफ़र शुरुआत हुई थी। छोटे छोटे पोस्टर चिपकाना, छात्र चुनाव की रणनीति बनाना, सभाओं का आयोजन करना, यहीं से उनके संगठन कौशल निखरने लगे थे। उनकी सक्रियता और तेज बुद्धि देखकर बड़े नेता अक्सर यही कहते थे, यह लड़का अलग है। फिर साल 1987 का आया। अमित शाह भारतीय जनता युवा मोर्चा BJYM से जुड़े। यहीं से उनकी मुलाकात हुई नरेंद्र मोदी से, जो उस समय संघ और भाजपा संगठन में काम करते थे। दोनों के बीच एक विश्वास और गहरी दोस्ती बन गई, जो आगे चलकर भारतीय इतिहास बदलने वाली थी। 1991 के लोकसभा चुनाव में जब लाल कृष्ण आडवाणी गांधीनगर से चुनाव लड़ रहे थे, तब पूरे चुनाव की जिम्मेदारी युवा अमित शाह को सौंपी गई। लोगों को आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा काम एक युवा को, लेकिन शाह ने रणनीति और बूथ प्रबंधन में ऐसा कौशल दिखाया कि सब दंग रह गए। अमित शाह, जो अब तक भाजपा के युवा कार्यकर्ता और रणनीतिकार के रूप में अपनी पहचान बना चुके थे, अब वे धीरे धीरे गुजरात की राजनीति में अपना कदम मजबूत करने लगे थे। उनकी असली पहचान बनी 1995 में, जब वे पहली बार गुजरात विधानसभा पहुंचे। मनसा निर्वाचन क्षेत्र से उन्होंने जीत दर्ज की। लोग हैरान थे। लोग ये जीत देखकर हैरान थे कि इतना युवा और अपेक्षाकृत नया चेहरा इतनी बड़ी जीत कैसे हासिल की। लेकिन जो लोग उन्हें करीब से जानते थे, वो कहते थे कि अमित शाह कभी हार नहीं मानते। वो बूथ स्तर तक तैयारी करते हैं। 1995 से लेकर 2001 तक अमित शाह ने गुजरात की राजनीति में खुद को स्थापित कर लिया था। वे लगातार संगठन में बने रहे और कई बार विधायक बने, लेकिन उनकी असली परीक्षा शुरू हुई 2001 में, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। मोदी ने जल्द ही महसूस किया कि अमित शाह सिर्फ संगठन नेता नहीं हैं, बल्कि जिम्मेदारियों को भी बखूबी संभाल सकते हैं। 2002 में अमित शाह को अहम जिम्मेदारियां दी गई। वह एक समय में 12 विभागों के मंत्री बने। कहा जाता है कि गुजरात सरकार में अगर किसी के पास मंत्री विभाग ज़्यादा थे तो वे अमित शाह ही थे। 2002 का विधानसभा चुनाव इसका मुख्य उदाहरण था। अमित शाह ने विधानसभा का चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीत दर्ज की। यह उस दौर की सबसे बड़ी जीत में गिनी जाती है। 2007 और 2012 में भी उन्होंने जीत दोहराई और यह साबित कर दिया कि वे केवल
संगठन के नेता नहीं बल्कि जनता के भी नेता हैं। गुजरात की राजनीति में लोग अब साफ कहने लगे थे, मोदी के पास दृष्टि है तो अमित शाह के पास रणनीति। और यहीं से अमित शाह का कद राज्य से निकलकर धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर की ओर बढ़ने लगा था। साल था 2010 का। गुजरात की राजनीति में अमित शाह अपनी पहचान बना चुके थे। वे नरेंद्र मोदी के सबसे भरोसेमंद मंत्री माने जाते थे, लेकिन अचानक उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसने सबको चौंका दिया। यह तूफान था सोहराबुद्दीन एनकाउंटर के। सीबीआई ने आरोप लगाया कि यह एनकाउंटर फर्जी था और इसमें राज्य के कुछ बड़े अधिकारियों के साथ अमित शाह का भी नाम आया। अमित शाह पर आरोप पत्र दायर हुआ और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गुजरात के गृह राज्य मंत्री को जेल भेजा गया। यह किसी राजनीतिक भूकंप से कम नहीं था। मीडिया ने सुर्खियां बनाई, मोदी के सबसे करीबी नेता पर गंभीर आरोप। विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया और कहा कि भाजपा की छवि धूमिल हो गई है। अमित शाह ने 3 महीने जेल में बिताए और चुपचाप अदालत की लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन उनके समर्थकों के लिए यह मुश्किल दौर था। लोग कहने लगे कि अमित शाह की यात्रा अब खत्म हो जाएगी, मगर कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। 2012 में अदालत ने उन्हें गुजरात से बाहर रहने की शर्त पर जमानत दे दी, लेकिन अमित शाह ने हार नहीं मानी। वे उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में संगठन बनाकर काम करने लगे। साल 2014 में विशेष सीबीआई अदालत ने फैसला सुनाया कि अमित शाह के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अदालत ने साफ कहा कि यह केस राजनीतिक प्रेरित था। इस फैसले के बाद अमित शाह पूरी तरह से बरी हो गए। जेल से लेकर अदालत तक का यह सफ़र कठिन था, लेकिन इससे एक बात साफ हो गई थी, अमित शाह दबाव में टूटने वाले नहीं हैं। अदालत से बरी होने के बाद उनकी राजनीतिक यात्रा और भी तेज हो गई थी। साल 2013 में अमित शाह अब गुजरात से बाहर निकल चुके थे। सोहराबुद्दीन केस से बरी होने के बाद भाजपा ने उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी। उत्तर प्रदेश का प्रभारी। उत्तर प्रदेश जो भारत की राजनीति का दिल कहा जाता है। दिल्ली की सत्ता की चाबी अक्सर यहीं से निकलती है, लेकिन भाजपा के लिए यूपी आसान नहीं था। पार्टी लगातार हार झेल रही थी और कार्यकर्ता हताश थे। तभी मंच पर उतरे अमित शाह। उन्होंने यूपी के गांव-गांव का दौरा किया, बूथ स्तरों तक बैठकों का आयोजन किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा, चुनाव सिर्फ नेता नहीं, कार्यकर्ता जीतते हैं। अमित शाह की रणनीति बिल्कुल नई थी। फिर आया 2014 लोकसभा का चुनाव। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में भाजपा की पूरी चुनावी रणनीति बनाई। नतीजा यह निकला कि भाजपा ने यूपी में 80 में से 73 सीट जीत ली। यह जीत सिर्फ मोदी लहर की वजह से नहीं थी, बल्कि अमित शाह की बारीकी से बनाई गई योजना का भी योगदान था। भारी जीत के बाद भाजपा ने उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। अमित शाह के नेतृत्व में भाजपा ने सिर्फ केंद्र में ही नहीं बल्कि राज्यों में भी जीत हासिल करना शुरू कर दिया था। साल 2019 में लोकसभा चुनाव अपने चरम पर था। पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में दूसरा कार्यकाल दिलाने में तैयार दिख रहा था। चुनाव के नतीजे आए और भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इस बार एक और अहम घटना हुई। गांधीनगर से वही सीट जो कभी लाल कृष्ण आडवाणी जीता करते थे, अब की बार अमित शाह ने जीत ली। यह जीत प्रतीक थी भाजपा की पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी का बदलाव का। और फिर 30 मई 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली। कुछ ही मिनटों बाद एक और घोषणा हुई, भारत के गृह मंत्री अमित शाह बनेंगे। यह खबर सुनते ही राजनीतिक दल में हलचल मच गई। गृह मंत्री यानी आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, आतंकवाद निरोध, जम्मू कश्मीर का मसला, नक्सलवाद जैसे संवेदनशील मंत्रालय, और इसे सौंपा गया इस नेता को जिसे अब तक चुनावी रणनीतिकार माना जाता था। लेकिन अमित शाह ने साबित किया कि वह सिर्फ चुनाव जिताने वाले ही नहीं बल्कि निर्णायक फैसले भी लेने वाले हैं। सबसे बड़ा कदम आया 5 अगस्त 2019 को। संसद के अंदर अमित शाह ने घोषणा की, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया जाएगा। यह वही प्रावधान था जो दशकों से विशेष दर्जा देते हुए आया था। पूरा देश ने सांस थाम ली।
विपक्ष ने विरोध किया, संसद में शोर शराबा और खूब बहस हुआ, लेकिन अमित शाह अपने ठंडे दिमाग से काम लिया और दृढ़ स्वर में बोले, एक देश में दो संविधान नहीं चल सकता है। अमित शाह ने इतिहास बदल दिया, कश्मीर से 370 हटा दिया और उसे बाकी भारत की तरह पूर्ण रूप से एकीकृत कर दिया। अमित शाह यही नहीं रुके, जल्द ही उन्होंने संसद में नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA पेश किया। इस कानून पर भी देश भर में विरोध हुआ, लेकिन अमित शाह पीछे नहीं हटे। गृह मंत्री के रूप में उन्होंने नक्सलवादी इलाकों में सख्त कार्रवाई चलाई। आतंकी घटनाओं को नियंत्रण करने के लिए सुरक्षा बलों को और मजबूत किया गया और देश की आंतरिक सुरक्षा को एक नई धार दी गई। 2021 में केंद्र ने एक नया मंत्रालय बनाया, सहकारिता मंत्रालय। इसका उद्देश्य था देश में सहकारी समितियों को मजबूत बनाना और गांव-गांव तक विकास पहुंचाना। प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी जिम्मेदारी अमित शाह को सौंपी। अमित शाह ने कहा, सहकार से समृद्धि यही हमारा लक्ष्य है। अमित शाह के सामने आज भी कई चुनौतियां हैं, जैसे सीमा पार से आतंकवाद, नक्सलवाद और आंतरिक सुरक्षा और देश की राजनीति में उभरते विरोध। लेकिन अमित शाह का अंदाज वही है, चुपचाप काम करना, गहराई से रणनीति बनाना और वक्त आने पर निर्णायक कदम उठाना। यही थी अमित शाह की जीवन यात्रा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम।